सारा बंगाल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ अनाज के गले की मंगाए, हजारा मर गए ने, मदद करो मदद, नहीं तो बंगाल के लोग फिर मर जाएंगे। इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिन्हें लोग समय के साथ भूल गए हैं। साल 1943 में बंगाल में अकाल यानी फेमाइन आया था और ये फेमाइन इतना ज्यादा घातक था कि इसमें 30 से 40 लाख लोग मर गए थे। अकाल का मतलब होता है एक बहुत बड़े पैमाने पर भूखमरी। यह अकाल नेचुरल नहीं था बल्कि मैन मेड था, जिसमें मुख्य आरोपी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल रहे थे। और हैरानी की बात यह है कि उसे बाद में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अकाल के कारण बंगाल की सड़कों पर लाशों के ढेर नजर आने लग रहे थे। बंगाल अकाल के दौरान लोगों ने जिन हालातों का सामना किया उन्हें शब्दों में बयान करना पूरी तरीके से मुमकिन नहीं है। बंगाल में अकाल की शुरुआत कैसे हुई थी, क्यों उसे एक मैन मेड अकाल कहा जाता है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का इसमें क्या रोल रहा था, इसके बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा। बंगाल अकाल के बारे में जानने से पहले आपको इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। जर्मनी यूरोप के कई देशों पर हमला कर देता है, वहीं दूसरी ओर एशिया में जापान अपने पैर पसार रहा होता है। और जनवरी 1942 में जापान ने बर्मा यानी म्यांमार पर कब्जा कर लिया। ब्रिटेन को डर था कि कहीं जापान भारत पर आक्रमण न कर दे, क्योंकि म्यांमार और भारत का एक ही बॉर्डर है। एक मेजर फैक्टर इस अकाल को बढ़ावा देने वाला यह रहा था कि जापान के बर्मा पर आक्रमण करने के बाद उसने बर्मा से भारत आने वाले चावल की सप्लाई को रोक दिया था। ब्रिटिश रूल में बंगाल हमेशा से ही भारत का एक प्रमुख केंद्र रहा है। लंबे समय तक कलकत्ता भारत की राजधानी भी रहा, व्यापार का भी एक मुख्य केंद्र हुआ करता था और पूरे बंगाल में चावल का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता था। बंगाल में अकाल की शुरुआत वैसे तो 1941 से ही होना शुरू हो गई थी। जितना भी चावल और अनाज बंगाल में पैदा हो रहा था उसकी सप्लाई ब्रिटेन में की जाने लगी, क्योंकि विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि देश दूसरे विश्व युद्ध की चपेट में है। ऐसे में सैनिकों को खाना देने के लिए बड़ी संख्या में अनाज की जरूरत है। 1940 से 1941 में करीब 90,000 टन चावल ब्रिटेन भेजा गया था, तो वहीं अगले साल 2,40,000 टन के करीब अनाज की सप्लाई ब्रिटेन में की गई। बंगाल में हो रहे उत्पादन का अधिकतर सप्लाई ब्रिटेन को जा रहा था। ब्रिटेन ने ये साफ निर्देश दे दिए थे कि जितना भी अनाज उगाया जाएगा उसकी सप्लाई एसेंशियल वर्कर्स को की जाएगी। सैनिकों के अलावा रेलवे कर्मचारी, इंजीनियर्स, क्लॉथ फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स और सिल्क इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को अनाज की सप्लाई की जाने लगी। बंगाल की आम जनता अब थोड़ा सा भी अन्न पाने के लिए तड़प रही थी और इस सब के बीच बंगाल में एक जबरदस्त तूफान आ जाता है। इस तूफान के कारण 11,000 लोगों की मौत हो जाती है और राज्य की बहुत सारी फसलें खराब हो जाती हैं। खराब फसल के कारण उत्पादन में भी कमी आ जाती है, कई फसलों में फंगस लग जाती है और इसके बाद तबाही का असली मंजर शुरू होता है। अभी तक जो भी अनाज स्टोर किया गया होता है वो सभी ब्रिटेन पहुंचा दिया जाता है। जरूरत से 10 गुना ज्यादा भंडार ब्रिटेन में जमा कर लिया जाता है, क्योंकि चर्चिल ने कहा था कि आने वाले समय में युद्ध की स्थिति और खराब हो सकती है और ऐसे में हमें अतिरिक्त अनाज की जरूरत पड़ेगी। अब गरीबी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। गरीब लोगों के खेत जमींदारों ने हड़प लिए थे। बाजार में चावल और अन्य अनाज की कीमतें भी आसमान छूने लगी थी। किसानों और आम लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वे महंगे दामों में अनाज खरीद सकें। इसी कारण बंगाल में भूखमरी के हालात पैदा हो जाते हैं और ये हालात धीरे धीरे बद से बदतर होने लगते हैं। पूरे राज्य में हर जगह लाशों का अंबार नजर आने लगता है। कुछ लोग घास और मरे हुए सांप खाकर अपना गुजारा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक समय के बाद वे भी हार मान जाते हैं। उनमें चलने फिरने की भी शक्ति खत्म हो जाती है। सड़कों पर पड़े रहकर वे बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे होते हैं। लाखों लोग भीख मांगना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन उनकी मदद करने वाला भी कोई नहीं होता। माताएं अपने बच्चों का पेट भरने में असमर्थ हो जाती हैं। उनके शरीर में दूध खत्म हो जाता है। कई जगह ऐसा देखने को मिल रहा था कि माताएं अपने बच्चों को अपने ही हाथों कुएं में फेंक रही थी। जुलाई 1943 से लेकर जून 1944 के बीच डेथ रेट 203% तक बढ़ गया था। हजारों लोगों ने बंगाल छोड़ना शुरू कर दिया था। वहीं बहुत से लोग ऐसे भी थे जो जापान के डर से बर्मा छोड़कर बंगाल में माइग्रेट कर रहे थे। भूखमरी इतनी बढ़ गई थी
कि अब लोग अपना पेट भरने और जिंदा रहने के लिए चोरी चकारी, प्रोस्टिट्यूशन और मर्डर जैसे काम करने के लिए तैयार हो गए थे। खाने की किल्लत के साथ साथ अब कपड़ों की किल्लत भी बंगाल में हो रही थी, क्योंकि सभी कपड़े केवल ब्रिटिश सैनिकों के लिए बनाए जा रहे थे। सड़कों पर लोग हड्डी के ढांचे के समान घूम रहे थे। भूखमरी के साथ मलेरिया, डायरिया और कॉलेरा जैसी बीमारियों ने भी कहर बरसाना शुरू कर दिया। इन बीमारियों ने हालातों को और बेकाबू कर दिया। महात्मा गांधी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लियो एमरी और कई ब्रिटिश अधिकारियों ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से कहा कि भारत में खाने की कमी हो रही है। लाखों लोग भूखमरी के कारण अपना दम तोड़ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने हर बार ऐसी शिकायतों को अनसुना कर दिया। चर्चिल ने कहा कि यदि भूखमरी से लोगों की मौत हो रही है तो अभी तक गांधी की मौत क्यों नहीं हुई? भारतीय खरगोश की तरह बच्चे पैदा करते हैं और इतने बच्चे पैदा करेंगे तो ऐसा ही होगा ना, इसमें हमारी क्या गलती है? चर्चिल भारतीयों से बहुत नफरत करता था। उसका मानना था कि व्हाइट लोग सबसे सुप्रीम होते हैं और ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे भारतीयों को रहने और जीने का सही ढंग सिखाएं। बंगाल में जब अकाल पड़ रहा था तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने मदद की पेशकश की थी, लेकिन चर्चिल ने मदद का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया और भारत तक किसी भी प्रकार की मदद को नहीं पहुंचने दिया। द स्टेट्समैन न्यूज़पेपर में बंगाल के अकाल की जब तस्वीरें सामने आई तो पूरी दुनिया का ध्यान इस पर आकर्षित हुआ। इन तस्वीरों को देख लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। चर्चिल ने तस्वीरों को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका और सच पूरी दुनिया के सामने आ ही गया। इसके बाद भारत के कई राज्यों ने बंगाल तक अनाज पहुंचाया। मिलिट्री की मदद से पूरे बंगाल में आम लोगों को अनाज की सप्लाई पहुंचाई गई और सन 1944 के अंत तक बंगाल में हालात सुधरने लगे। इस साल बंगाल में रिकॉर्ड अनाज की पैदावार हुई। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने अपनी किताब पॉवर्टी एंड फेमाइन में लिखा था कि बंगाल में उस समय भी इतना अनाज मौजूद था जिससे सभी की भूख शांत हो सकती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने फिजूल में अनाज को भंडारों में स्टोर किए रखा और उसके बाद उसमें से ज्यादातर अनाज सड़ने के कारण खराब हो गया था। कई बार विंस्टन चर्चिल की तुलना हिटलर से भी हो चुकी है। बाद में जब बंगाल फेमाइन के कारणों को जानने के लिए रिसर्च की गई तो इस पूरे अकाल को मैनमेड बताया गया कि आम जनता के लिए आवश्यक अन्न मौजूद था, लेकिन ब्रिटिश की पॉलिसीज के कारण यह हादसा हुआ। चर्चिल की 3 मेजर पॉलिसीज इस फेमाइन के मुख्य कारण माने जा सकते हैं। पहला, बंगाल से अनाज निकालकर ब्रिटेन भेजना और एक अनवांटेड स्टोरेज बनाना, यह कहकर कि यह वर्ल्ड वॉर के सैनिकों के लिए काम आएगा। दूसरा, कई जगहों पर किसानों पर दबाव डाल के उनको अनाज की जगह अफीम और इंडिगो जैसे नगदी फसलें यानी कैश क्रॉप्स उगवाना। तीसरा, अन्न का असंगत वितरण आम जनता और एसेंशियल वर्कर्स के बीच। लेकिन इन सब के बाद भी विंस्टन चर्चिल खुद को बेकसूर मानता रहा और ब्रिटेन में उसे आज भी एक अच्छे इंसान के रूप में देखा जाता है। ब्रिटेन के लोगों का मानना है कि भारत में जो भी डेवलपमेंट्स हुए वो सभी ब्रिटिशर्स के कारण ही हुए हैं, वरना भारत आज एक पिछड़ा हुआ देश होगा। ब्रिटिशर्स ने भारतीयों के ऊपर जो अत्याचार किए हैं उसके बारे में ब्रिटेन और वेस्टर्न मीडिया में कभी बात ही नहीं होती। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक द ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल में करीब 15 लाख लोगों की मौत हुई, लेकिन ऑफिशियल आंकड़े कई बार गलत होते हैं। लेकिन इतिहासकारों और एक्सपर्ट्स का मानना है कि 30 से 40 लाख लोगों ने बंगाल के अकाल में अपनी जान गंवाई थी। हैरानी की बात यह है कि विंस्टन चर्चिल को सन 1953 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उसे साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने के लिए दिया गया था। लेकिन क्या ऐसा शख्स किसी भी तरह के पुरस्कार के काबिल है? हमारे हिसाब से तो नहीं, बिल्कुल नहीं। यकीनन ये पूरी घटना सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसके बारे में मैं मानता हूं कि अधिकतर लोगों को पता होना चाहिए। और अगर आपको हिस्ट्री में रुचि है, दिलचस्पी है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।